हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी दूल्हे राजा के बारे में। जी घबराइए नहीं, मैं यहाँ अपने दूल्हे राजा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ 90s के कॉमेडी किंग गोविंदा की मूवी दूल्हे राजा के बारे में, जो कि आई थी 1998 में। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में थे कादर खान साहब, असरानी जी, प्रेम चोपड़ा, रवीना टंडन और गुड्डी मारुति, मुनीश बहल। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी जो एक टीम थी ना, मतलब कॉमेडी के धुरंधर सारे के सारे इस फिल्म में थे। और ख़ास तौर पे गोविंदा और कादर खान की जो जोड़ी थी वो 90s में कॉमेडी के अपने एक ऐसे लेवल पर थी कि अगर दोनों किसी साथ में आए हैं, किसी फिल्म में साथ में आए हैं, तो गारंटी होती थी कि फिल्म बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। क्या मैं राजा बाबू बोलूं, कूली नंबर 1 बोलूं, हीरो नंबर 1 बोलूं, कितनी फिल्मों का मैं नाम लूं, साजन चले ससुराल। और मैं आपको बता दूं कि गोविंदा और कादर खान साहब का जो साथ है वो 90s से भी पहले का है। शायद अर्लीज 80s में या लेट 80s में एक फिल्म आई थी, जैसी करनी वैसी भरनी। उसमें कादर खान साहब जो थे वो गोविंदा के दादा का रोल किया था उन्होंने, और शक्ति कपूर गोविंदा के पिता बने हुए थे। और आप देखिए कि कुछ साल बाद राजा बाबू पिक्चर आई, जिसमें गोविंदा के पिता बने थे कादर खान साहब और शक्ति कपूर बने थे उनके असिस्टेंट। तो 90s का जो दौर था, मतलब आप कह सकते हैं वो पूरा का पूरा एक तरीके से गोविंदा जी के नाम था। और जो आप कह सकते हैं तिगड़ी थी ना, कि गोविंदा, कादर खान साहब और डेविड धवन, इस तिगड़ी को तो मतलब लोग इतना पसंद करते थे कि क्या बताएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा होगा कि ये तिगड़ी दूल्हे राजा में भी आपको देखने को मिलती, तो मैं आपको सरप्राइजिंगली ये बात बता दूं कि नहीं। इस फिल्म में कादर खान साहब तो थे ही थे गोविंदा जी के साथ, लेकिन उसे डायरेक्ट किया था हरमेश मल्होत्रा साहब ने, जो 20 साल पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। और उन्होंने अपने करियर में फिल्में प्रोड्यूस भी करी, डायरेक्ट भी करी, स्क्रीन प्ले भी लिखा और बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन उनका एक, आप कह सकते हैं ना, उनकी करियर की चुनिंदा बेस्ट फिल्मों में से एक थी दूल्हे राजा। वाकई इस फिल्म के बाद रवीना टंडन और गोविंदा की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। और इसके जो गाने थे वो गाने बनाए थे आनंद मिलन साहब ने, जो अगेन 90s के स्टार हुआ करते थे। 90s में अक्सर कई ऐसे गाने थे जिसको कंपोज किया था आनंद मिलन साहब ने। दोनों भाई थे और दोनों ने जिस तरीके से गाने बनाए हैं, उनके गाने हम आज भी याद रखते हैं। उनके गानों की एक अच्छी खासी लिस्ट है, जो अगर आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि अच्छा, ये गाने इन्होंने बनाए हैं, इन्होंने कंपोज किए हैं। और इस गाने को लिखा है, इस कंपोज किए हुए गानों में जो बोल डाले हैं वो समीर साहब ने डाले हैं। तो ये जो 90s का ये पैटर्न स्टाइल होता था, एक पेटेंट मैं कह सकती हूँ स्टाइल होता था, और सबको पता होता था कि भाई अच्छा, अगर ये, मतलब हर कोई टीम की तरह काम करता था कि भाई अगर पहले जो आप कह सकते हैं कि लोग रिपीट करते थे अपनी पूरी स्टार कास्ट को ही, और अपने टेक्नीशियंस को भी ना साथ लेके चलते थे कि अगर एक फिल्म हिट हुई है तो अगली फिल्म में भी स्टार कास्ट, टेक्नीशियन सब रिपीट होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, और जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि अब लोगों की थिंकिंग काफ़ी बदल गई है। और शायद यही वजह है कि फिल्म को अब जो है वो कामयाबी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो एक आर्टिस्ट का जो एक, आप कह सकते हैं कि एक दूसरे आर्टिस्ट को लेकर जो एक रिस्पेक्ट हुआ करता था, जो एक कोऑर्डिनेशन हुआ करती थी, जो एक केमिस्ट्री हुआ करती थी, जो एक तालमेल बैठता था,
वो अब नहीं बैठता है। और आप गोविंदा और कादर खान जी का जो तालमेल है, उस तालमेल की तो क्या बात करूं। क्या मतलब, एक तरीके से मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी कि इस फिल्म में भी लोग, ठीक है, रवीना और गोविंदा की जोड़ी को पसंद करते हैं। मतलब एक तरीके से गोविंदा को करिश्मा कपूर के साथ भी पसंद किया जाता था, रानी मुखर्जी के साथ भी पसंद किया जाता था। मतलब कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, नीलम वगैरह, जिनको काफ़ी पसंद किया जाता था। लेकिन मुझे जो गोविंदा सबसे ज़्यादा पसंद थे वो कादर खान के साथ, कादर खान साहब के साथ ही पसंद थे, क्योंकि उनका जो एक असली की जो केमिस्ट्री होती थी ना, वो वर्बली केमिस्ट्री, जो एक दूसरे को वो तंज मारते थे हंसी हंसी में, जो एक उनका जो एक रैपो होता था, वो रैपो मुझे बहुत पसंद आता था। और जब जब मैं उन्हें साथ में देखती थी, उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, 90s एरा की, तो इनफैक्ट मैं क्या, हम सब बहुत कॉन्फिडेंट होते थे कि स्क्रीन पर अगर गोविंदा जी और कादर खान साहब आए हैं तो भाई हमारा एंटरटेन होना तो तय है। और यही रीज़न है कि इस फिल्म को अगर मैं देखती हूँ ना, तो इस जो ये फिल्म थी पूरी की पूरी, वो दो लोगों के कंधों पर थी। एक थे कादर खान साहब और दूसरे थे गोविंदा, जिनकी जुगलबंदी ने आपसी, जो कहते हैं ना, एक खटाश वाली, वो भी हंसी प्यारी खटाश, वो इस फिल्म में दिखी है कि एक बिजनेस डाइकून होता है कादर खान, और वो एक होटल खरीदता है, और उस होटल के बगल में होता है एक ढाबा जिसको चलाता है कौन, गोविंदा। तो बस वो चाहता है कि ये ढाबा खाली कर दे और यहाँ पर भी, इस ज़मीन पर भी मैं अपना कब्ज़ा कर लूँ। तो यहाँ से इनके रिलेशन की शुरुआत होती है। और फिर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रवीना अपने मंगेतर बॉयफ्रेंड, एक्चुअली मुनीश बहल, जिसको वो पसंद करती है, वो अपने पिता कादर खान से मिलाती है। लेकिन जो कादर खान साहब होते हैं, उनको मुनीश बहल पसंद नहीं आते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर उन्हें पता चलता है कि मेरे पिता का तो पंगा चल रहा है गोविंदा के साथ, और एक गोविंदा एक कुंवारा अनाथ लड़का है। अगर मैं इससे प्यार का नाटक करूं तो फिर मेरे पिता जो गुस्से में फिर वो कहेंगे कि भाई तू इस लड़के को छोड़कर किसी और लड़के से भी शादी कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इस गरीब भूखे नंगे लड़के से शादी मत कर। तो बस यही प्लान बनाकर जो है वो गोविंदा के साथ प्यार का नाटक करती रहती हैं, और गोविंदा भी उनके प्यार में पड़ जाते हैं। और गोविंदा और रवीना के रिश्ते को देखकर जो कादर खान साहब का जो गुस्सा है वो और भी ज़्यादा आग बबूला होता है, और कैसे एक दूसरे को ये दोनों कांटे की टक्कर देते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तभी तो वो गाना भी बहुत बड़ा हिट रहा, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। ये गाना जब जब शादियों पे बजता है ना, सच में कदम बिना इजाज़त लिए ही थिड़कने लगते हैं। और वाकई मतलब 90s का म्यूज़िक वाकई एक अपने, मतलब वो उस लेवल का था जिस लेवल को अब कोई मैच नहीं कर सकता। यकीनन वो गाने 90s के भी कहीं ना कहीं से कॉपी हुआ करते थे, मैं इस बात से बिल्कुल परिचित हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि ओरिजिनल था, लेकिन वो टाइम ही ऐसा था कि कॉपी गाना भी इतने बखूबी बनाया जाता था कि अच्छा लगता था। आज कॉपी हो या ओरिजिनल हो, कोई भी गाना दिल को नहीं छूता है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर कोई गाना आज की तारीख में पसंद आता भी है तो गारंटी है कि आज से 10 साल बाद वो गाना हमें याद भी नहीं रहेगा। और आप देखिए कि 90s के गाने जो हम रेडियो पे सुना करते थे, तब तो इतनी टेक्निकल सुख सुविधा नहीं होती थी। स्पॉटिफाई किसका नाम है, मतलब एक तरीके से हमें नहीं पता था कि आगे जाकर ये स्पॉटिफाई या बहुत सारे जो ये म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल होंगे गानों को प्रोवाइड करने के लिए, और जो गाना हम टाइप करेंगे वो आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं पता होता था, रेडियो बजता था या बहुत हुआ तो हम ऑडियो कैसेट खरीदते थे और उसी में गाने जो हैं हम सुनते रहते थे। और आज देखिए कि इतने साल होने के बाद कितने गाने हमारे दिमाग से निकल गए, हमें ऐसा लगता है कितनी बातें हम भूल जाते हैं। लेकिन अचानक से जब वो फिल्में या वो गाने जब हमारे को सुनाई देते तो अपने आप हमें पता होता है इसके बाद ये वर्डिंग्स होंगे।
तो कमाल का हमारा एक कनेक्शन 90s के म्यूज़िक के साथ अभी भी बरकरार है, जो मैं बहुत ज़्यादा मतलब हैरान होती हूँ। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होता होगा। और गोविंदा जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, असल ज़िंदगी में वो कितने अच्छे दूल्हे राजा हैं वो तो सुनीता जी ही बता सकती हैं। लेकिन फिल्म में, इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता मेरी कोई हैसियत है या औकात है गोविंदा जी की एक्टिंग को किसी भी तरह से रेट करने की या उसको जज करने की। इनफैक्ट इस फिल्म में जितने भी आर्टिस्ट हैं सब के सब बहुत ही बढ़िया हैं। इवन रवीना ने भी अपना जो भी काम है एक आई कैंडी की तरह वो इस फिल्म में रही हैं। उनको कुछ गाने मिले जो हिट रहे, जो गाने उनको काफ़ी हेल्प किया स्टेज शो करने के लिए, क्योंकि पहले की एक्ट्रेसेस का काम करने का तरीका बहुत अलग होता था। एक तरीके से एक्ट्रेसेस घबराती थी विमेन सेंट्रिक रोल करने में। तो क्या होता था, ऐसी टाइप की फिल्में, मसाला टाइप की फिल्मों में वो काम करती थी, गाने तो अच्छे मिल जाते थे, फिर वो स्टेज शो करके जो है अपना वो अपने आप को पॉपुलर कर लेती थी। तो इस वजह से भी रवीना को काफ़ी अच्छे गाने मिले, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करने में, स्टेज शोज़ में, अवार्ड फंक्शन में आसानी हो गई थी। तो मैं तो भाई यही देखती हूँ। अब थोड़ा ज़माना बदल गया है, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म आने लगे हैं जहाँ पर वाकई एक्ट्रेसेस जो हैं वो अच्छा काम करती हैं। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, मैंने सुना है कि माधुरी दीक्षित एक बार फिर से आ रही हैं कोई अपना वेब सीरीज़ लेकर, जो थ्रिलर लग रहा है। मैं उसके बारे में भी बात करूँगी जब भी देखूँगी, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसको देखना चाहूँगी कि माधुरी दीक्षित अगर कोई वेब सीरीज़ कर रही है। हालांकि इससे पहले भी वो वेब सीरीज़ कुछ कर चुकी है। एक वेब सीरीज़ को तो मैंने भी अपने चैनल पर डिस्कस किया था, गेम कुछ करके, गेम अभी फेम गेम करके, हाँ। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं मतलब इतनी ज़्यादा इस फिल्म को लेकर, मतलब मुझे लोगों में एक्साइटमेंट दिखा था। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सरप्राइजिंग हिट मूवी थी, क्योंकि अक्सर 90s में डेविड धवन ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आते थे कादर खान और गोविंदा के साथ मिलकर। लेकिन पहली बार हुआ था कि हरमेश मल्होत्रा जी ने ये लेकर आए, इस जोड़ी को लेकर आए और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई। मैं आपको बता दूं कि हरमेश मल्होत्रा जी की बेटी भी एक्ट्रेस हैं, पायल मल्होत्रा, जिनको आपने साउथ की फिल्मों में और हिंदी फिल्म में भी देखा है, और कहो ना प्यार है मूवी में वो काम कर चुकी हैं। अब आप कहेंगे कि भाई कहो ना प्यार है में कहाँ काम किया, उसमें तो अमीषा पटेल थी। आप लोगों को याद होगा वो गाना जो था प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, उसमें मतलब एक लड़की होती है जो ऋतिक रोशन के आस पास मंडरा रही होती है, जिसको मंडराता देखकर अमीषा को बड़ी जेलसी हो रही होती है। जी हाँ, ये उन्हीं की बेटी है। मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। और गोविंदा जी की जितनी मैं तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि गोविंदा जी ही 90s के वो स्टार थे जिन्होंने अपने आप को मतलब हर तरीके से अपना सब कुछ झोंक दिया हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। आज भी जब मैं उनका वो गाना सुनती हूँ ना, आंटी नंबर 1, अपने जिगर को थाम के बैठो, तो वाकई मैं उस गाने में किसी और फीमेल को इमेजिन ही नहीं कर सकती। मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ गोविंदा जी ही नज़र आते हैं। मतलब मैं इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि गोविंदा जी के मतलब अगर गोविंदा जी इस गाने को नहीं करते ना, तो ये गाना ना ही बनता और ना ही इतना बड़ा हिट होता। क्योंकि इस गाने की अपनी ही एक, आप कह सकते हैं, इस गाने की अपनी ही एक चमक है, जो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय मैं गोविंदा जी को देना चाहूँगी। अगर इसमें कोई फीमेल आर्टिस्ट परफॉर्म करती ना, तो भी ये गाना इतना अच्छा नहीं बनता। क्योंकि जिस तरीके से सिंगर ने तो गाया अच्छा है, मैं सिंगर की बात
को नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ गाना अच्छा होता है लेकिन अगर उसको अच्छा परफॉर्म किया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और ये करने की हिम्मत सिर्फ गोविंदा में थी। आप किसी दूसरे मेल आर्टिस्ट को बोलिए कि वो इस गाने पर परफॉर्म कर दे लड़की बनकर, वो नहीं कर पाएंगे। लड़की बनना अलग बात होती है, लेकिन लड़की बन के पूरी जान डाल के एक परफॉर्मेंस देना वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे किशोर कुमार जी ने किया, किशोर कुमार जी भी लड़की बनकर उन्होंने भी कुछ गानों पर परफॉर्म किया है, प्राण साहब के साथ हाफ टिकट मूवी में, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा था। हम लोग भी जब उस गाने को सुनते हैं, उसे तो किशोर कुमार जी ने गाया था। तो एक तरीके से पहले के आर्टिस्ट अगर किसी चीज़ में घुसते थे ना, तो फिर मतलब तय था कि अब ये अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं तो पब्लिक को डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे। तो वही चीज़ गोविंदा ने हमेशा से करी है। इस गाने में जो गोविंदा ने जो परफॉर्म किया है, मतलब मैं चैलेंज करती हूँ, क्या सलमान खान, क्या शाहरुख खान, क्या सुनील शेट्टी, सनी देओल, संजय दत्त, उस टाइम के जो माचो हीरोज थे ना, वो भी मतलब एक तरीके से गोविंदा जी के आगे वो भी नतमस्तक होते थे, क्योंकि गोविंदा जी में वाकई रियल टैलेंट था कि एक आर्टिस्ट उससे कुछ भी करवा लो, वो करेगा और अपना 900% देगा। तो ये मुझे गोविंदा जी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि जिस तरीके से वो हसीना मान जाएगी में संजय दत्त के चाचा जी भी बने, तो बिल्कुल वही वो रोल कर सकते थे। मतलब वाकई, मतलब मैं क्या बोलूँ, आपको लगेगा कि मैं बार बार एक ही अल्फाजों का प्रयोग कर रही हूँ, एक ही मतलब उनके लिए एक ही लाइन को बार बार दोहरा रही हूँ, लेकिन वाकई मतलब गोविंदा जी मतलब जैसे आर्टिस्ट अब तो हमें नहीं मिल सकते। गोविंदा जी एक हैं और एक ही रहेंगे। उनके जैसा मतलब कोई और आ ही नहीं सकता है। वो बात अलग है कि उनका बेटा भी फिल्मों में आ रहा है, अब देखो कैसा होगा उनका डेब्यू। लेकिन असल ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में गोविंदा जी की जो भी लाइफ रही हो, लेकिन एज अ परफॉर्मर वो माइंड ब्लोइंग थे। मतलब आप क्या कह सकते हैं। और इस फिल्म में भी जो उन्होंने अपनी जान डाली है, जिस तरीके से अपना गुर्दा फेफड़ा सब कुछ दिया है इस कैरेक्टर को, और कादर खान साहब के साथ जो उनका तालमेल है, वो तो अब मैं क्या बोलूँ, उसके लिए भी मैं बार बार एक ही वर्ड को यूज़ नहीं करूँगी। तो ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली हरमेश मल्होत्रा जी की ये लास्ट ही फिल्म थी, क्योंकि उसके बाद जो फिल्में उन्होंने बनाई वो चली नहीं। एक बनाई थी अखियों से गोली मारे, आई डोंट नो वो इनकी थी या किसकी थी, लेकिन उनकी एक फिल्म और रिलीज़ हुई थी उनकी डेथ के बाद, जो थी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, जिसमें गोविंदा जी के साथ थी प्रीति जिंटा। उस फिल्म को भी बनने में काफ़ी वक्त लगा, और जब तक वो सामने आई, फिल्म के डायरेक्टर की भी डेथ हो चुकी थी और फिल्म बिल्कुल भी चली नहीं। क्योंकि पता चल जाता है लोगों का टेस्ट, क्योंकि 2005 में 90s के एरा वाला जो सिनेमा, क्योंकि लोग भी वैरायटी देखना चाहते हैं, वक्त के साथ बदलना चाहते हैं, और उस टाइम पर जो टाइम था वो बड़ी फास्ट भाग रहा था। लोग जैसे कि पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं, खटाखट खटाखट फैशन भी बदल रहा था, लोगों के माइंडसेट बदल रहे थे, लोग सच्ची मोहब्बत से शिफ्ट होकर लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जा रहे थे। तो ऐसे में ये फिल्में खुल्लम खुल्ला टाइप प्यार करेंगे, ये लव स्टोरीज़ चल नहीं रही थी। लेकिन दूल्हे राजा जो थी वो एक सही फिल्म थी, जो सही टाइम पर आई, उस एरा में आई जहाँ पर वाकई दूल्हे राजा की अपनी एक कीमत होती थी और दूल्हे राजा का एक अपना एक मान सम्मान हुआ करता था। तो अच्छे टाइम पर, कहते हैं ना, राइट टाइम पर अगर कोई चीज़ हो जाए तो फिर क्या कहने। तो गोविंदा जी के करियर की मैं कहूँगी ये जो चुनिंदा फिल्में हैं जो काफ़ी अच्छी रही हैं, ये दूल्हे राजा भी उनमें से एक है। और मैंने जब कादर खान साहब के बारे में बात करी थी तब भी मैंने इस फिल्म का जिक्र किया था। मैं शक्कर की बोरी, ये है गुड़ की डेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वाकई जो गाने लिखे, जो जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी हैं,
जो मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड, कहते हैं ना, एक बाप, एक व्यापारी, मतलब बहुत ही अच्छा। और एंड में तो खैर सब कुछ ठीक हो ही जाता है। फिर भी अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अगर अवेलेबल होगी यूट्यूब पर तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैं तो चाहूँगी कि आप लोग 90s का सिनेमा देखें, क्योंकि अभी के सिनेमा में तो कुछ भी नहीं है सिवाय क्रिंज के, चीपनेस के। तो ये वो वाला सिनेमा है जो हम बेखौफ होकर अपने परिवार के साथ बैठते थे कि भाई कोई सीन आगे नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हमें टेंशन हो जाती थी। अरे ये गाना आ रहा है, अरे हीरोइन ने साड़ी पहनी है, अरे बारिश आ रही है, खटाखट फटाफट आगे कर देंगे, चैनल बदल देंगे। क्योंकि पहले, अब तो खैर फॉरवर्ड हो जाती हैं चीज़ें यूट्यूब पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, पहले तो हम चैनल ही चेंज कर देते थे। क्योंकि जब गाने को हमें पता होता था 5-10 मिनट तो गाना चलेगा, 15 मिनट तो गाना चलेगा, तब तक हम न्यूज़ देख लेते थे, कुछ देख लेते थे, पापा को रिमोट पकड़ा देते थे, पापा आप देख लो जो आपको देखना है। फिर 15 मिनट वापस बाद या 10 मिनट बाद वापस उसी पिक्चर वाले चैनल पे आ जाना। तो हम ये सब कर चुके हैं, तो हमें पता है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये सारी चीज़ें की होंगी जो उस एरा से ताल्लुक़ रखते हैं। क्रिंज सिनेमा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा बोल्ड सिनेमा 90s के एरा में भी आया था, आया है। मतलब जितना अब आया है उतना तो नहीं था, लेकिन था। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, ज़्यादा कुछ और बात करने के लायक अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। और असरानी साहब की भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस फिल्म में। और प्रेम चोपड़ा जी का वो जो डायलॉग है इस फिल्म में, जो मुझे काफ़ी, आई एम श्योर कि इसी फिल्म का था, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। काफ़ी मुझे फ़नी लगा था। आई वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम कि जब ये फिल्म आई थी, तो मतलब एक तरीके से सरप्राइजिंग हिट थी ये मूवी। और इसका वो गाना अखियों से गोली मारे, वो तो आज भी बजता है। तो वाकई मतलब गोविंदा जी का एक तरीके से आप कह सकते हैं, कई लोगों को छपरी स्टाइल लग सकता है, बट वो छपरी स्टाइल भी गोविंदा जी पर काफ़ी अच्छा लगता था। और वो चीप या क्रिंज तो नहीं लगता था, इतना तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। और आप भी मेरी बात पर एग्री करें। आज का पता नहीं, आज शायद हमें ये सब चीज़ें गोविंदा जी करते हुए दिखें तो पता नहीं हमें कैसा लगे, बट उस टाइम तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। तो खैर बस अब आगे कुछ है नहीं मेरे पास बात करने को, तो मैं वीडियो को बंद करूँगी और बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।